गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ब्लैक बॉडी होती क्या है पहले मैं ये ब्रीफ करना चाहूंगा, इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों को डिस्कस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी इज अ नेम गिवन टू ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस। किसी भी वेवलेंथ का, किसी भी टाइप का अगर कोई रेडिएशन हम किसी बॉडी के ऊपर गिरा रहे हैं और वो बॉडी उन सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, तो उस बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लैक बॉडी का कलर जो है वो ब्लैक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग बात है कि हम किसी भी ब्लैक बॉडी को देखेंगे तो वो हमें दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? जैसा मैंने बताया कि जब सारे के सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब ही कर लेगी तो हम लोगों को दिखेगी कहां से। ये देखने दिखाने का जो प्रोसेस है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखाई देते हैं, ये बात ऑप्टिक्स में हम लोग 12th में पढ़ते हैं। आज हम यहां ब्रीफ कर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए होता क्या है, समझिए। ये मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, चाहे वो मेरी यूनिफॉर्म हो सकती है, मेरी बुक हो सकती है, मेरा मकान हो सकता है, रोड हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर रेडिएशंस आकर के गिरते हैं। अब जो रेडिएशंस आकर के गिरते हैं उनके तीन काम हो सकते हैं या तीन पार्ट में वो डिवाइड हो सकते हैं। जैसे यहां से कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर लिए और कुछ रेडिएशन इसको ट्रांसमिट करके बाहर निकल गए। डियर स्टूडेंट्स, तीन काम हो सकते हैं। समवेयर सम रेडिएशंस बी ट्रांसमिटेड, तो जितना पार्ट टोटल रेडिएशंस का यहां ट्रांसमिट हो गया उसे हम लोग टी के नाम से डिनोट कर रहे हैं। यहां पे जो टोटल इंसिडेंट हो रहा था उस टोटल इंसिडेंस को हम लोगों ने यहां पे क्यू कहा है, और जो पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया उसको हम लोग ए कह रहे हैं, और जो पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, स्टूडेंट, जो पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया उसको हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पर, तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, एक पार्ट इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, दैट इज ट्रांसमिटेड पार्ट। तो दैट इज ट्रांसमिटेड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, तीनों का सम टोटल इंसिडेंट एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हमें कोई चीज दिखती क्यों है। हमें दिखती इसलिए है कि लाइट रेडिएशंस बॉडी से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज में एंटर करते हैं। यानी जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है या जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है, यही हम लोगों को दिखता है। एग्जाम्पल के लिए, सनलाइट के आगे आपने कोई ग्रीन ग्लास की शीट लगा ली तो अब आपको सन भी ग्रीन दिखता है, तो दैट इज ट्रांसमिटेड पार्ट। आप यहां खड़े हुए हैं और सामने एक व्हाइट या मैं कहूंगा ब्लू कलर की कार खड़ी हुई है। आपको ब्लू क्यों दिख रही है? वो ब्लू इसलिए दिख रही है कि सन से आने वाले जो रेडिएशंस कार के ऊपर गिर रहे हैं उसमें से जो ब्लू रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके आई में आ रहा है, बाकी के रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर ले रही है या ट्रांसमिट कर दे रही है। तो आपको ट्रांसमिटेड पार्ट तो तभी दिखेगा जब आप बॉडी और सोर्स के दूसरे तरफ होंगे, यानी बॉडी के एक तरफ सोर्स होगा और एक तरफ आप होंगे, तब आपको ट्रांसमिटेड पार्ट दिखेगा। और अगर आप जो है दूसरी तरफ नहीं है बॉडी के, यानी ट्रांसमिटेड पार्ट को नहीं देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड पार्ट को देख पाएंगे, एब्जॉर्ब पार्ट को आप नहीं देख पाएंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ब्लैक बॉडी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन आप गिराते हैं, कोई भी इंसिडेंट एनर्जी आती है, तो सारी की सारी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ना तो इससे ट्रांसमिट होती ना तो इससे रिफ्लेक्ट होती। अल्टीमेटली ये हम लोगों को दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगी तो हम कहेंगे ब्लैक ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, एक जनरल ब्रीफिंग थी ब्लैक बॉडी के बारे में। बाकी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि जो इंसिडेंट हीट एनर्जी Q थी उसका एक पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो गया, एक पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, एक पार्ट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया,
और तीनों पार्ट मिलकर के बना देते हैं टोटल एनर्जी को। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखें, R बाई क्यू लिखें, A बाई क्यू लिखें और T बाई क्यू लिखें, यानी फ्रिक्शनल रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, फ्रिक्शनल रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, फ्रिक्शनल रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी, इन तीनों फ्रिक्शंस को मिलाएं तो ये 1 के बराबर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये R बाई क्यू, कैपिटल R बाई क्यू, जिसको मैं फ्रिक्शनल रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी कह रहा हूं, इसको स्मॉल r से डिनोट करता हूं और इसको कहता हूं रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस इज अ रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड टोटल इंसिडेंट एनर्जी। इसी तरह से एब्जॉर्बटेंस, एब्जॉर्बटेंस इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड टोटल इंसिडेंट एनर्जी। जस्ट लाइक ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस is again ratio of transmitted energy and total incident energy. Dear students, किसी भी सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ 3 चीजें समझी, रिफ्लेक्टेंस क्या होती है, एब्जॉर्बटेंस क्या होती है और ट्रांसमिटेंस क्या होती है। अब मैं इसको इंटरलिंक करना चाहूं ब्लैक बॉडी के थ्रू, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी एब्जॉर्बटेंस 1 के बराबर है, रिफ्लेक्टेंस 0 है, ट्रांसमिटेंस 0 है, दैट इज टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पैरामीटर्स लिए, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस। आई होप सो तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब इनको लिखना कैसे है एग्जाम में, क्वालिटेटिव आइडिया आपके सिलेबस में है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिस्कस आपसे शायद नहीं होगा, लेकिन जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो जरूर हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेंस को कैसे आपने लिखना है ये मैंने अभी आपको डिक्टेट तो किया, लेकिन लिखोगे कैसे ये यहां नोट्स की फॉर्म में दे रखा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय ए बॉडी इन ए सर्टेन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी फॉलिंग अपॉन द बॉडी। ये यहां पे एक नई चीज हमने और ऐड कर दी, फॉर ए सर्टेन टाइम। तो टाइम हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी जितनी देर के लिए हम एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं उतनी ही देर के लिए हमें कंसीडर करना है रिफ्लेक्ट कितना हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने इंसिडेंट तो कराया 1 घंटे और रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं 1.5 घंटे तक, तो ऐसा नहीं करना। 1 घंटे अगर आप इंसिडेंट उस पर करा रहे हैं तो 1 घंटे के लिए ही आपको रिफ्लेक्शन भी कंसीडर करना है। 1 सेकंड के लिए अगर आप इंसिडेंट करा रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए ही आप लोगों को रिफ्लेक्शन भी उसका कंसीडरेशन में लेना है। Dear students, that is the concept regarding to reflectance. Just like absorbance, again the same definition is here, but here reflection we converted into absorption. The ratio of amount of thermal energy absorbed by a body in a certain time to the total amount of thermal energy incident. A equals to A by Q. Just like transmittance, ट्रांसमिटेंस की बात करेंगे तो यहां भी हम लोगों को ट्रांसमिटेड एनर्जी का रेशियो लेना है एक सर्टेन टाइम के लिए टोटल इंसिडेंट एनर्जी के लिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय बॉडी इन ए सर्टेन टाइम टू टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को डेफिनेशन में लेना है। अगर डेफिनेशन आती है तो तीनों की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, इसको और स्पेसिफाई करते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस को। यह है एब्जॉर्प्टिव एंड एमिसिव पावर्स। डियर स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर बड़ा क्लियर सा है। एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, एमिट करने की एबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहां एक छोटी सी बात और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था और यहां एमिशन आ गया। देखिए, रिफ्लेक्शन में और एमिशन में क्या डिफरेंस है ये समझना है। रिफ्लेक्शन और एमिसिव या एमिशन, इनमें अंतर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे ही आपने इंसिडेंट गिराया और उसी इंस्टेंट पर रिफ्लेक्शन हो गया, उसी इंस्टेंट पे वापस मेरे को मिल गया, तो दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। लेकिन एक दूसरा इवेंट में लेता हूं, इस इवेंट में मैंने क्या किया, कोई रेडिएशन इस पे गिराया, लेकिन थोड़ी देर के बाद, सपोज t इक्वल्स टू 0.1 सेकंड के बाद या t इक्वल्स टू 0.4 सेकंड के बाद यहां से मेरे को एनर्जी बाहर मिल रही है, तो इसे मैं कहूंगा एमिशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है?
एमिशन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जनरली ये देखा गया है कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो वेवलेंथ आप यहां इंसिडेंट करा रहे होते हो वही वेवलेंथ यहां रिफ्लेक्शन में भी आपको मिलती है, जबकि एमिशन में जो वेवलेंथ आप यहां गिरा रहे होते हो वो वेवलेंथ बराबर नहीं होती एमिट हुई वेवलेंथ के, यानी एमिशन के समय में जो वेवलेंथ होती है वो कंपैरेटिवली डिफर होती है, फर्क होती है। तो ऐसा हम लोग डिस्क्रिमिनेशन में भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है एब्जॉर्प्टिव एंड एमिसिव पावर्स की। तो बच्चों ध्यान रहे, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एमिशन की बात करेंगे, अब फर्दर देखिए ट्रांसमिटेंस का कॉन्सेप्ट यहां से खत्म, ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा। जो भी लाइट आकर के यहां पे गिर रही है उसके दो ही काम हो रहे हैं, या तो वो तुरंत बाहर निकल रही है या तो थोड़ी देर के बाद बाहर निकल रही है। ठीक है, तीसरा काम क्या हो गया, इन दोनों के बीच थोड़ी देर के बाद बाहर निकलती है या उसी समय बाहर निकलती है। एक तीसरा काम हुआ, कुछ पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा था ना कि वेवलेंथ यहां पे सेम नहीं होती। जब वेवलेंथ सेम नहीं होती तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ पार्ट तो मेरा ऐसा है जो इसके अंदर रह गया। जो रह गया उसी को मैं एब्जॉर्प्शन कह रहा हूं। ठीक है, उसी को क्या कह रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कह रहा हूं। अब मैं एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करना चाहूंगा, एमिसिव पावर की बात करना चाहूंगा। तो बस एक छोटा सा यहां पे कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो टोटल एनर्जी रेडिएट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है और जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, दोनों का रेशियो है, लेकिन पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ के लिए है। मैंने कहा ना यहां पे वेवलेंथ सेम है, यहां वेवलेंथ डिफर है। इसका मतलब जब भी मैं एब्जॉर्प्टिव पावर को, एमिसिव पावर को यहां डिफाइन करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से वेवलेंथ को कंसीडरेशन में लेना होगा, वेवलेंथ के बारे में बताना होगा। तो मैं पहले आपको एक बार डिफाइन पढ़ देता हूं, डिफाइन डिक्लेयर कर देता हूं, फिर इसको एलोबरेट करता हूं। Absorptive power, the absorptive power of a body for a given wavelength, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आप लोगों को एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करनी है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इन द सर्टेन टाइम टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इन द सेम टाइम। डियर स्टूडेंट्स, कितना सा अंतर हुआ, देखिए ये तो सेम थिंग है। जो मैंने यहां पे वॉयलेट कलर से रखा है वो तो बिल्कुल सेम थिंग है। किसके, एब्जॉर्प्शन के, एब्जॉर्बटेंस के। रेशियो है किस किस का, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का और हीट एनर्जी इंसिडेंट का, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये तो हो गया मेरे पास क्या, एब्जॉर्बटेंस। लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर मेरे को कहना है तो मेरे को एक वर्ड और लगाना होगा, फॉर ए गिवन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। बहुत सारे रेडिएशंस गिर रहे थे, अब मान लीजिए मैंने उसमें से सिर्फ एक रेडिएशन 7700 एंगस्ट्रॉम का ले लिया, तो उसके लिए जो रेशियो होगा मेरा किस किस का, एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज इंसिडेंट, फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, फॉर ए सर्टेन टाइम, क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एमिसिव पावर को भी मैं कह सकता हूं, यहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ का, और सेकेंड पार्ट में जिसमें मैं एमिसिव पावर की बात करता हूं, तो एमिसिव पावर में क्या हो रहा होगा, एक सर्टेन वेवलेंथ एमिट हो रही होगी। तो मेरे को जो सर्टेन वेवलेंथ एमिट हो रही है उस वेवलेंथ की एनर्जी का रेशियो लेना है टोटल इंसिडेंट एनर्जी के साथ फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन मैंने यहां पे दी हुई है, आप सीधे सीधे इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत अच्छी डिफाइन दे रखी है एब्जॉर्प्टिव पावर की। द सेम कॉन्सेप्ट मैं आगे देना चाहता हूं आपको एमिशन के बारे में। एमिसिव पावर, देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एमिशन इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड एमिसिव पावर। एमिसिव पावर को डिफाइन किया है आगे, द एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेंपरेचर। अब देखिए यहां वेवलेंथ और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेम्परेचर के लिए भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं, वेवलेंथ के लिए तो करना ही करना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। एंड फॉर ए गिवन वेवलेंथ, देखिए टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों को ही कंसीडर कर रखा है, तो वेवलेंथ तो आपने करना ही करना है, टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है तो बिल्कुल आप कीजिए। यहां पे इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विद इन ए यूनिट वेवलेंथ रेंज अराउंड द वेवलेंथ। देखिए यहां पे पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात आपने करनी है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, तो आप सेम लैंग्वेज लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो लैंग्वेज मैंने यहां पे एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए लिखवाई है आप वैसा भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए करनी है, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए करनी है, पर्टिकुलर टाइम के लिए करनी है, और यूनिट सरफेस एरिया के लिए दे रखा है, ठीक है, लिख सकते हैं, और नहीं लिखते तो चलेगा, यूनिट सरफेस एरिया का उतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि जितने फैक्टर्स को हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे फैक्टर्स को ही आप लोग कंसीडरेशन में लें और सारे के सारे फैक्टर्स को ही लिखें। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा ब्लैक बॉडी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारी बातें तो ब्लैक बॉडी के बारे में मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूं, बता चुका हूं, बाकी अब और इसको ब्रीफ कर देते हैं सारी चीजों को ऊपर देखते हुए। एक ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट क्या करेगी, जीरो करेगी, नॉर ट्रांसमिट क्या करेगी, जीरो करेगी, लेकिन एब्जॉर्ब क्या करेगी, 100% को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाएगी। अब यहां पर्टिकुलर हीट रेडिएशंस की बात कर रहा है तो आप हीट रेडिएशंस कहिए, वरना सारे रेडिएशंस कहेंगे तब भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चूंकि यहां हीट के सिनेरियो में पढ़ रहे हैं इसलिए वो हीट रेडिएशन कह रहा है, बाकी ब्लैक बॉडी में सारे के सारे रेडिएशंस की भी बात आप लोग कर सकते हैं। चलिए, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज यूनिटी। मैंने अभी आपको बताया था ना, दैट इज R प्लस A प्लस T इक्वल्स टू 1। अब बच्चों R 0 हो गया, ट्रांसमिट 0 हो गया, तो A इक्वल्स टू 1 हो गया। एब्जॉर्प्शन की बात हम लोगों ने की तो ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, एब्जॉर्प्टेंस 1 हो गया। एग्जैक्टली एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या हो गई, यूनिटी हो गई। तो नो डाउट पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिटी लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया। अब देखिए डायग्राम की बात हम लोग करते हैं, तो ये है, देखिए यहाँ पे हमने इंसिडेंट रेडिएशन डाला, इसको इस तरीके से बनाया कि जो भी लाइट इसके अंदर गई या जो भी रेडिएशन गया, इट में भी हीट रेडिएशन और में भी लाइट रेडिएशन, वो इसी के अंदर घूमता रहा और बाहर निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली हम जो इसको क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब थोड़ी देर बाद, चाहे वो 0.1 सेकंड हो या 0.2 सेकंड हो या 0.5 सेकंड हो, इसके बाद यहां से हीट रेडिएट होगी डियर स्टूडेंट्स, एमिट होगी, यहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, रिफ्लेक्शन ब्लैक बॉडी में 0, लेकिन एमिशन तो होगा, थोड़ी देर बाद तो निकलेगी। बच्चों अगर ब्लैक बॉडी हीट रेडिएशंस को लेती रही, एब्जॉर्ब करती रही, तो क्या होगा, एक टाइम पे तो ये पक्की बात है फट जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते रहोगे या कोई भी एनर्जी देते रहोगे, मान लीजिए लाइट रेडिएशंस ही है, वो कंटिन्यूअस देते रहोगे तो क्या होगा, वो तो फट जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी जो होती है वो रिफ्लेक्शन नहीं करती, वो ट्रांसमिट नहीं करती, यानी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस जो है दोनों के दोनों यहां पे नहीं होते, ना तो रिफ्लेक्शन होता ना तो ट्रांसमिट होता, लेकिन एमिशन जरूर होता है। यानी थोड़ी देर के बाद, ये थोड़ी देर 0.1 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां से एमिशन जरूर होगा, निकलेगा जरूर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा एमिशन को लेकर के। अब नो डाउट इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहाँ और भी है, दैट इज स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिल करके एक कॉन्सेप्ट दिया। तो ये क्या कहते हैं वो समझिए। This law states that total heat energy emitted by a perfect black body। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। नॉर्मल बॉडीज के लिए हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट। देखिए एब्सोल्यूट को भी मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, यानी जो टेम्परेचर आपने लेना है वो निश्चित रूप से केल्विन में लेना है। किसमें लेना है बच्चों, केल्विन में लेना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन स्केल में ही टेम्परेचर आपने लेना है। तो ये क्या कहता है, फिर मैं इसको डिक्टेट करता हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हीट एनर्जी एमिटेड by a perfect black body per second per unit area directly proportional to fourth power of absolute temperature of the surface। मान लीजिए ये मेरे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे मैंने यहां पे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रखा है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, चलो 1 मीटर स्क्वायर ले रखा है, ऐसा ही सिस्टम में बात कर रहा हूं। यहां से 1 सेकंड में जो भी हीट एनर्जी निकलेगी वो निश्चित रूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T टू दी पावर 4 के। मैंने यहां पे Q लिखा है और आपके नोट्स में E लिखा हुआ है, तो डजंट मैटर, एक ही बात है, T टू दी पावर 4।
तो एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम ब्लैक बॉडी फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर यूनिट टाइम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4, where T is a temperature of body in Kelvin. ये है मेरा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू मैं कन्वर्ट किया तो दैट इज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा इज द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एक छोटा सा लॉ है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए होता है। टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है, यूनिट सरफेस एरिया से हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है, यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग सन का जो टेम्परेचर है उसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब सन को परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग इसी के बेसिस पे सन के टेम्परेचर को भी क्या करने की कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट है हम लोगों का वेन्स लॉ। देखिए, बहुत छोटा सा लॉ है लेकिन समझने के लिए इसमें काफी कुछ है। अगर मैं नीट की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा नीट का जिसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं होता। देखिए क्या कहता है ये वेन्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा है वेन्स लॉ। वेन्स लॉ के लिए मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होगी। एक ग्राफ हम लोगों ने नोट्स में लास्ट में दे रखा है, चूंकि सिलेबस में नहीं है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए उसको हमने यहाँ क्लास में नहीं डाला, बल्कि हो जाता है तो, लेकिन फिर भी लास्ट में दे रखा है। चलो मैं पहले वो ग्राफ ही आप लोगों को शो कर देता हूं, फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करता हूं। देखिए ये है डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ में देख लेता हूं एक बार। देखिए होता क्या है, जब किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस होते हैं पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे, तो जरा देखेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 998 केल्विन लिया, ये रेडिएशन का ग्राफ मिल गया। 1095 पे लिया, ये मिल गया। 1259 पे लिया, ये मिल गया। 1449 पे लिया, ये लिख गया। और ये 1646 केल्विन पे लिया, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रखा है, 998 दे रखा है, 1095 दे रखा है केल्विन में। उन पर हम लोगों ने जो एमिटेड एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट लिया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या देखता हूं, एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट होती है। इस टेम्परेचर पर 1646 केल्विन पर ये वाला वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएट हो रहा है। 1449 पे ये वाला वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएट हो रहा है। 1259 पे ये वाला वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएट हो रहा है। और 1095 केल्विन पर ये वाला वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएट हो रहा है। और 998 पर ये वाला वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएट होता है। बस इसी चीज को एक्सप्लेन किया किसने, वेन्स ने, और एक लॉ की फॉर्म में कह दिया। वो कहते हैं कि जो बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और बॉडी से निकलने वाली मैक्सिमम वेवलेंथ है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएटेड थ्रू ब्लैक बॉडी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और जब मैंने T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा m मैक्सिमम रेडिएटेड वेवलेंथ को यहां डिस्क्राइब किया या वेन्स ने डिस्क्राइब किया, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने लिख दिया T इक्वल्स टू B ओवर लैम्डा m, where B is the Wain's displacement law, Wain's displacement constant. What? Wain's constant भी कह सकते हैं और Wain's displacement constant भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है वेन्स लॉ का, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोगों को कई बार मिल जाते हैं। आई होप सो वेन्स लॉ के ऊपर आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ध्यान रखना है कि यहां वेवलेंथ तो आपको मीटर में लिखनी है और यहां टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिखना है। तो यहां से आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की डायमेंशंस और यूनिट्स भी दे सकते हैं।
क्या हो गया, B इक्वल्स टू टी लेमडा एम, दैट इज केल्विन मीटर। तो केल्विन मीटर जो है वो हमारा यूनिट आ जाएगा किसका, वेन्स कांस्टेंट का। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को लेकर के, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को लेकर के। आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई मुश्किल वाली चीज तो है नहीं, बड़ी आसान आसान सी चीजें हैं। अब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे और भी शेयर करना चाहेंगे, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी एस्पेक्ट है। तो इसको जरा हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, एलोबरेट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए होता क्या है, समझिए। ये मेरा अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ की सरफेस, और यहां सन से डिफरेंट रेडिएशंस आ रहे हैं, जिसमें हीटिंग रेडिएशंस भी हैं, इंफ्रा रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं, गामा भी है, विजिबल रीजन भी है, यूवी भी है, सारे रेडिएशंस आ रहे हैं। अब ये सारे रेडिएशंस जो है अर्थ की सरफेस पे आकर के टकराते हैं, तो फर्दर वही तीन काम हो सकते हैं। क्या, कुछ पार्ट तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब ट्रांसमिट तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ का अपने आप में जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है, यहां से क्रॉस करके कोई रेडिएशन निकल के जाएगा वो दिखाई नहीं पड़ता, पता ही नहीं लगता। तो कुछ पार्ट तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ कर दिया इसने रिफ्लेक्ट। अब डियर स्टूडेंट जो पार्ट इसने रिफ्लेक्ट किया, ये वाला, ये जो रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, लोअर एटमॉस्फेयर में कुछ और गैसेस हैं उनके थ्रू क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, वापस लौट के आ जाता है, वापस रिफ्लेक्ट बैक टू अर्थ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सन से सारे रेडिएशंस अर्थ पे आके गिरे, उनमें से कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हुए, जो रिफ्लेक्ट हुए उनमें से भी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो हीट एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिव है, वो ट्रैप हो जाते हैं या वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं अगेन, किसके थ्रू, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एज वेल एज जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से। यानी जो लोअर एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो चैम्बर एक सर्टेन हाइट पर बना हुआ है, उसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस वापस अर्थ पे आ जाते हैं और अर्थ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा बना रहता है। अदरवाइज तो होगा क्या, दिन के समय में तो खूब गर्मी होगी, लेकिन रात के समय में जब अर्थ हमारी एमिट कर रही होगी रेडिएशंस को बाहर निकाल रही होगी, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर एकदम से बहुत कम हो जाएगा, जस्ट लाइक मून। अब हमारे नजदीक तो मून ही है, तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर नहीं है, तो क्या होता है कि जो सन से रेडिएशंस दिन के समय में मून पे आते हैं तो काफी हीट एनर्जी वहां पे डेवलप हो जाती है, काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन रात के समय में जब मून रेडिएट कर रहा होता है, तो एटमॉस्फेयर न होने की वजह से सारे के सारे रेडिएशंस बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और मून का टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। तो अर्थ जो हमारी वार्म बनी हुई है, रात के समय में भी उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस नहीं आते हैं। उसका रीजन क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ठीक ठाक बना रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैसेज हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो और भी कुछ गैसेज हैं जो रेस्पॉन्सिव होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजर है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया। तो डियर स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों का ऑलमोस्ट होता है बंद कार के अंदर। बंद कार के अंदर मान लीजिए कांच आपके बंद है, सारे के सारे शीशे आपके बंद है, तो आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में क्या होता है, बाहर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, और जैसे ही आप शीशा वो विंडो खोल करके कार के अंदर बैठते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। रीजन इसके पीछे भी यही है कि सन से आने वाले रेडिएशंस कार के अंदर तो चले गए, लेकिन जब अंदर से बाहर निकलने की बात थी, तो जो हमारी ग्लास विंडोज थी, शीशे की जो खिड़कियां थी, चाहे वो विंड स्क्रीन हो या बैक स्क्रीन हो या साइड वाली हो, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर ही नहीं निकलने देती, इंफ्रारेड रेडिएशंस को वहीं वापस अंदर भेज देती हैं। अल्टीमेटली जो कार के अंदर का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार के अंदर का टेम्परेचर, दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, एक तो नहीं है, अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि कांच जो है वो कंपैरेटिवली अलग वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है।
तो डियर स्टूडेंट्स ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हम लोग सब अर्थ पे एक तरह से जिंदा हैं। अगर टेम्परेचर हमारा जो है काफी डाउन चला गया तो नो डाउट प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी ग्रीन हाउस गैसेस का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स अब इस चीज को एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और डायग्राम के साथ साथ मैं समझता हूं ये चीज आपने और भी लिखनी है। द रेडिएशंस फ्रॉम सन हीट्स ऑफ द अर्थ, यहां तक ठीक है। ड्यू टू इट्स लोअर टेम्परेचर द अर्थ री-रेडिएट इट मोस्टली इन द इंफ्रारेड रीजन। अर्थ जो है री-रेडिएट करती है, एमिट करती है। These infrared radiations cannot pass through the lower atmosphere. Lower atmosphere से ये जो infrared radiations है पास नहीं हो पाते तो वापस अर्थ पे आ जाते हैं। They get reflected back by the gas molecules. Low-lying clouds also reflect them back to Earth. These radiations heat up the object on the Earth's surface and so keep Earth's surface warm at night. तो dear students ये बिल्कुल selected language यहाँ पे लिखी हुई है, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना। नो डाउट यहाँ हम लोगों ने जो कंटेंट का या जो हमारा फॉन्ट है उसको हमने बहुत बड़ा किया हुआ है। इसलिए क्या हुआ है कि जिस समय आप मोबाइल पे पढ़ते हो या टैब पे पढ़ते हो तो आपकी आईज पे स्ट्रेस ना आए। अगर आप यही चीजें अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बिल्कुल छोटी सी एक पैराग्राफ के अंदर ही समअप हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है 2 मार्क्स में तो आप लोग जो है ये दे सकते हैं। और जहां तक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात है तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ लेता है कौन कौन सी है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आपने देना है, लो लाइन क्लाउड्स आप लोगों ने देना है। और अगर वो बात करता है कि भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन से रेडिएशंस हैं जो वापस अर्थ पे आ जाते हैं तो आपने देना है इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो अर्थ पे वापस आ जाते हैं। उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि रात के समय में भी अर्थ पर एक एडिक्वेट टेम्परेचर बना रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट हमारा ग्रीन हाउस का, ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब एज यूजुअल हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करने के बाद में क्लास को समअप करेंगे। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एज असाइनमेंट करने हैं। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 9 है, क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट लैम्प, यानी टेम्परेचर उसने हमसे पूछा है। टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं, स्मॉल टी हम लोग जनरली टाइम के लिए यूज करते हैं तो यहां पे कैपिटल टी ले लिया। फिलामेंट ऑफ 100 वॉट बल्ब, यानी 100 वॉट का मतलब क्या हो गया, Q अपॉन टाइम, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज 100 वॉट। ऑपरेट इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया, यहां पे एरिया भी दे रखा है, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, तो 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आप इसको लिख देंगे। सिग्मा की बात करें तो सिग्मा है हमारे पास 5.67 × 10⁻⁵। अब देखिए अर्ग है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, केल्विन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सारी की सारी यूनिट्स इसमें किसमें है, सीजीएस में, तो मुझे ये भी सीएस में ले लेना चाहिए, फिर इसको यहां कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरे पास यहां पे एसआई में, तो इसको भी मेरे को कन्वर्ट करना होगा किसमें, सीजीएस में। अब डियर स्टूडेंट जैसा मैं देख रहा हूं सिग्मा, देखो यहां जब आप यूनिट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं तब तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था क्या, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ का एक फॉर्मूला आपने लगाना है, सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं इनको सीजीएस में आपने डालना है, आंसर आपके पास में होगा। बस ध्यान रहे टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स यहां चलिए मैं अभी थोड़ी देर में एक चीज और डिस्कस करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पावर ऑफ लैम्प हमें 100 जूल पर सेकंड दे रखा है। रेट ऑफ एमिशन एनर्जी हम लोगों को एनर्जी इक्वल्स टू 100 × 10⁻7 आवर पर सेकंड, यानी ये जो 100 जूल पर सेकंड था इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया है। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टेम्परेचर मुझे निकालना है यहां पे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ E इक्वल्स टू सिग्मा 10⁻⁴ × A, मेरे पास ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो उसमें पर यूनिट एरिया की बात थी। अब मुझे टोटल एनर्जी रेडिएटेड निकालनी है तो ये एरिया से मेरे को यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यूज मैंने डाली और आंसर यहां से निकाल के दे दिया, आंसर जरा केल्विन में आएगा, इट इज परफेक्ट। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आई होप सो आप जो है कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत अब आपकी रह गई है। और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया, लैंग्वेज आप चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीबीएसई सिलेबस में नॉर्मली ये आता नहीं है। यहां मैंने पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब एग्जांपल नंबर 10 की भी बात कर लेते हैं। मींस
लॉ के ऊपर है, इसको भी देख लेते हैं असाइनमेंट में क्या छोड़ना चाहिए। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू ई मैक्सिमम फॉर ए मून इज 14 माइक्रोन। अब देखिए माइक्रोन है तो इसको ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। एस्टिमेट द सरफेस टेंपरेचर ऑफ द मून, एक छोटा सा फॉर्मूला वेन्स का T इक्वल्स टू B अपॉन लैम्डा m। लैम्डा m आपको डायरेक्ट दे रखा है, B वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट B आपको सीधे सीधे दे रखा है, T मेरा केल्विन में निकल के आ जाएगा। इट्स एनफ, फाइनल। आज की बात हम लोग यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। एक बात छोटी सी, अभी मैं यहां जब ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा था तो आपसे शेयर करना चाह रहा था डियर स्टूडेंट्स, केल्विन और डिग्री सेल्सियस को लेकर। देखो बच्चों एक बात समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल करते समय आपको काफी काम आएगी। इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल फर्क है। देखिए आप जब डेल्टा टी लेते हो यानी चेंज इन टेम्परेचर लेते हो, T2 माइनस T1 लेते हो, तो आपका मन है इसको केल्विन में लो या आप इसको डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, समझिए। देखिए केल्विन में मेरा 273 से शुरू होता है, चलो 1.5 भी लगा दो, और 373.15 तक जाके एंड होता है। इसी तरह से यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होता है। यहां भी 100 डिवीजन है और यहां भी 100 डिवीजन है। इसका मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1 केल्विन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं डेल्टा टी की बात करता हूं, चेंज इन टेम्परेचर की बात करता हूं, तो इट मे बी टेकन इन केल्विन और इट मे बी टेकन इन डिग्री सेल्सियस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों को यहां पे समझाने वाला था, ये बात मेरे को समझानी थी जो बीच में छोटी सी थी। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट, जो सीबीएसई का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब इसमें एक क्लास आप लोगों की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको बीच में हम लोगों ने स्किप किया था। उसमें हमारा रेडिएशन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में है, और रेडिएशन को जब हम लेकर के बात करते हैं, कन्वेक्शन को लेकर बात करते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट लॉ और आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसके ऊपर हो सकता है आपको आपकी लैब में काम करना पड़े। एक आता है किरचॉफ लॉ। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए किरचॉफ लॉ भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि वो आप लोगों के सीबीएसई सिलेबस में नहीं है तो हम लोग यहां पर उसको स्किप कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वाली क्लासेस में उसको जरूर करेंगे। बी सेफ, कीप सेफ, होपफुली यू विल डू बेटर और बेस्ट। आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। बस रोजाना पढ़िए, कोई भी दिन स्किप मत कीजिए।